इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एंट्री और एग्जिट का पूरा हिसाब किताब विद्युत फ्लक्स और गॉस लॉ के मदद से होता है पूरा साफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है क्योंकि एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम सभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, 12th की फिजिक्स हिंदी मीडियम में, और इसके पहले चैप्टर को हम सभी देख रहे हैं। पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसके बारे में हमने इससे पहले काफी कुछ समझा है और अभी हम इसके एक नए टॉपिक को समझने जा रहे हैं। तो वो जो आज टॉपिक है जो हम समझेंगे वो है विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम। गॉस नियम क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, अनुप्रयोग क्या है, इन सब चीजों को हम थोड़ा डिटेल में अभी समझेंगे। तो अभी अधिक टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। विद्युत फ्लक्स, इससे पहले भी हमने थोड़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में समझा था। तो विद्युत फ्लक्स की अगर परिभाषा की हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विद्युत फ्लक्स मतलब अगर कोई भी सतह है, कोई भी एरिया, कोई भी बॉडी, उसके थ्रू जितनी आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित हो रही है उसको बताने का जो जरिया है उसको हम कहते हैं, उसका जो मापा जाता है बेसिकली कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक एरिया से गुजर रही है, उसे ही हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे कुछ चीजों को हम देख सकते हैं, जैसे चार्जेस को यहाँ पे दिखाया गया है, धनावेश और ऋणावेश, और इनके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकल रही है उस चीज को हम थोड़ा फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला नियम है उसमें इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां हम देख सकते हैं इसमें ये चार्ज है आपका, और चार्ज से आपको आउटवर्ड, बाहर की दिशा में आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड, बाहर की ओर है, और ये हमेशा लंबवत निकलेगी। ठीक है, ये जो चार्ज है इससे ये किस तरीके से निकलेगी, लंबवत, आप देख सकते हो, और इनकी जो दिशा है वो बाहर की ओर है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो चार्ज है वो जीरो से बड़ा है, जीरो से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो अंदर से बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देगी। दूसरे इसमें हम देखेंगे, ये एक चार्ज है और इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है बाहर से आती हुई नजर आ रही है। यहां हम देख सकते हैं ये एरोज अंदर की ओर है, तो ये बाहर से अंदर की ओर आते हुई, इसका मतलब जो चार्ज है वो जीरो से कम है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है या ऋणावेश है। तो अब यहां देख सकते हैं कि है तो ये भी लंबवत, ये जो आपके चार्ज है इससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको दिखाई दे रही है सब लंबवत है, परपेंडिकुलर है, लेकिन इनकी दिशा अंदर की ओर है। तो आपको इससे समझ में आएगा कि पॉजिटिव, धनावेश मतलब जहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो बाहर की ओर जा रही है, और ऋणावेश मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो अंदर की ओर आ रही है। इस तीसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि दो आवेशों को हमने पास में रखा है, दोनों ही धन आवेश है। आप देख सकते हो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज पास में रहेंगे तो आप देख सकते हो कि उनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उनपे क्या असर पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा है, जैसे आप देखोगे निकलती है, जब ओरिजिन जो पॉइंट होता है जहां से वो निकलती है वो तो लंबवत ही होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, लेकिन उसके बाद एक बार निकलने के बाद ये फिर कर्व में बदल सकती है। तो आप देखो कि ये सब निकल तो परपेंडिकुलर रही है लेकिन बाद में वो कर्व का रूप ले रही है। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज, समान आवेश के दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जब दोनों को हम पास लाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को रिपल कर रही है, माना एक दूसरे का विरोध कर रही है, इसीलिए ये आपको इस तरीके से जाते हुए दिखाई देगी। और यहां आप देखेंगे ये बिल्कुल आउटवर्ड है और एकदम परपेंडिकुलर, पर लंबवत ये भी है, तो जैसा मैंने कहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये कर्व का रूप लेना शुरू कर देती है, तो इसीलिए ये इस तरीके से यहां दिखाया गया। इस चित्र में अगर हम देखें तो हमने देखा यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है,
और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है जो है वो है आपका -q, है ना, ये नेगेटिव आवेश है। अब दोनों को पास में रखा है तो बहुत एक सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव आवेश है उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो किसकी ओर जाएगी, निकलेंगी वो लंबवत, लेकिन फिर बाद में कर्व का शेप लेकर के वो आएगी आपके नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से निकली और यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे ये भी जो रेखाएं है ये निकल रही है, अनंत तक जाती है और घूम करके वापस कहीं नेगेटिव चार्ज के पास वो वापस आती है। तो इस तरीके से ये जो पूरा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये पूरा एक डायग्राम आप देख सकते हो और इस तरीके से ये काम करता है। आपको याद रखना है कि चार्ज से, आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो हमेशा लंबवत ही निकलती है। हाँ, आगे जाते जाते वो अनंत की ओर जाते जाते वो कर्व शेप में आना शुरू हो जाती है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, ये आपकी ई, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि इस दिशा में, और बीच में हमने एक यहाँ पे एक सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, बॉडी है, पतली थिन शीट, एक पतली शीट हम देख सकते हैं यहाँ पे, और उसमें से ये सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित हो रही है। तो आप देखोगे कि इस समय ये समतल के थ्रू जितनी ये निकल रही है ये बिल्कुल ऐसे रखा है, यहाँ पे पूरा शेप दिख रहा है। यहाँ आप अगर साइड व्यू उसका देखेंगे तो कुछ ऐसी लाइन है ये खड़ी, और उसमें से पूरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया को ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कवर कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो फ्लक्स होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ ये जो आपकी बॉडी रखी हुई है, ये जो सरफेस है ये एक एंगल के ऊपर है। आपको यहां समझ नहीं आए, ये सीधा था, ये थोड़े एंगल में दिखाया है, तो अब यहां समझो। पहले ये ऐसा था, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ये पेन को देखो आप, ये ऐसा था, लेकिन अब मैंने इसके एंगल को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। ये देखो, पहले ये ऐसा था और अब ये हो गया है ऐसा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये जो आपका यहाँ पे जो आपकी ये जो बॉडी रखी हुई है, इसके बीच में इसका जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है वो मैं अभी आपको और समझा देता हूं। कोई भी जो बॉडी होती है उसके लंबवत में हम कहेंगे उसका एरिया वेक्टर होता है, वो क्या है उसको मैं आगे और समझा देता हूं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके बीच और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विद्युत क्षेत्र रेखा है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम कह रहे हैं थीटा। तो आप देखो जब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है यहाँ पे इस तरीके से, तो अब ये पूरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये पूरी तरीके से उसमें से गुजर नहीं पा रही, मतलब मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो जब ये ऐसा रखा हुआ था तब गुजर रही थी, अभी ये उतनी गुजर नहीं पा रही है। तो हम ये कहेंगे कि थीटा एंगल के ऊपर उतना फ्लक्स नहीं जनरेट होगा जितना कि जब इसके बीच में कोई एंगल नहीं था, जब ये मैक्सिमम जो इसका एरिया वेक्टर था, ये जो एरिया वेक्टर था यहाँ पे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इनके बीच जीरो एंगल था, तब ये मैक्सिमम यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित हो रही थी। लेकिन इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पे उसको एक थीटा के इसमें बताया गया है। यहां आप देखिए, एक मान लो बॉडी है, सपोज ये इस तरीके का शेप है, एक बंद बॉडी है, ठीक है, क्लोज्ड है, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। अब अगर इसमें हम एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर जिसको मैं आगे भी बता रहा हूं, तो हम ये मानेंगे कि इसका एक जो छोटा सा हिस्सा है ये इसके लंबवत, ये होगा आपका एरिया वेक्टर। क्या, हम आगे देखते चलें। आप ये देखिए अभी कि जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स अगर हम इसकी बात करें तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया को कवर कर रही है, जितने में से वो गुजर रही है वही उसका फ्लक्स होगा। तो ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
और आपका एस हो गया वो पूरा एरिया, ठीक है, वो पूरी बॉडी जिसमें से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो अगर मैं इसको, हाँ ये तो उस टाइम की बात है जब कोई थीटा वहां नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें तो ई इंटू एस ही रहेगा अगर हम पूरे एरिया की बात करें, लेकिन इस कंडीशन में यहां पे हम देखेंगे तो एक एंगल आ गया है, तो यहां पे आपका होगा ई एस कॉस थीटा। थीटा आ जाएगा यहां पे, एक एंगल है इसलिए हमने कॉस थीटा लिखा है। तो यहां पे अगर फाई की बात करें हम तो ये होगा ई एस कॉस थीटा। लेकिन अगर हम एक किसी बॉडी के एक छोटे से हिस्से की बात करें, एक छोटे से एरिया की, बिल्कुल छोटा सा एरिया, तो बड़ा एरिया एस, छोटा एरिया हम उसको डीएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डीएस मान लो सपोज ये एक सर्कल है या स्फीयर है और इसका ये एरिया, इस एरिया को हम कहेंगे डीएस, और ये पूरा जो एरिया हो गया इसको हम कहेंगे एस, इस पूरी बॉडी के एरिया को। और यहां ये छोटा सा जो एरिया निकाला उसको हम कहेंगे डीएस। तो एक छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स कितना होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ई डीएस कॉस थीटा। तो अगर हम छोटे से एरिया की बात करें तो ये भी डी फाई ई होगा। डी फाई फ्लक्स ई ये पूरे एरिया का फ्लक्स होगा, तो डी फाई एक छोटे से एरिया का फ्लक्स होगा, तो ये होगा डी फाई ई, ई डी एस कॉस थीटा। अगर मुझे इसी फॉर्मूला की मदद से मुझे निकालना है पूरा फ्लक्स, ठीक है, माना छोटे छोटे, अगर मैं इस पूरी बॉडी को मानूं कि ऐसे डीएस जैसे बहुत सारे पार्ट से मिलकर के ये पूरी की पूरी बॉडी तैयार हुई है, तो हम इसको अगर मैथमेटिकली दिखाना चाहे तो हम किस तरीके से दिखाएंगे इसको, इंटीग्रेशन के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड ये जो बंद सतह है उसके पूरे, ये गोला माना बंद सतह, बंद सतह के पूरे इंटीग्रेशन के बराबर ये होगा आपका फ्लक्स, ठीक है। और अगर फ्लक्स की हम यूनिट की बात करें, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन कुलम्ब -1 मीटर स्क्वायर। और अगर इसके हम विमाओं की बात करें, विमाएं माना आपके डायमेंशन, ये होते हैं m LQ T-3। ये कुछ बातें हैं आपकी फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो अभी जो आगे हम जो डेरिवेशन समझने वाले हैं उनमें ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। अब टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण, आपने शब्द सुना होगा बल आघूर्ण। तो इसकी जो परिभाषा है यहाँ पे जो आपकी बुक में आती है, टॉर्क या फिर बल आघूर्ण, जिसे बल आघूर्ण या घूर्णी बल भी कहा जाता है, भौतिकी में एक सदिशीय चर है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक दृढ़ पिंड की घूर्णी गति पर बल के प्रभाव का वर्णन करता है। टॉर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर एनएम में मापा और निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। कैसे घूर्णी बल क्या होता है आप समझो। सपोज ये एक पेन है, ठीक है, और ये पेन एक एक्सिस, एक ऐसे में एक एक्सिस के बीच में ये लगा हुआ है, ठीक है। और इसको अगर मैं घुमाता हूं, सपोज ये उसकी एक्सिस हो गई मान लो, और अगर मैं इसके सापेक्ष इसको घुमाता हूं, ठीक है, तो इसको घुमाने में जो फोर्स लग रहा है, ये जो रोटेट कर रहा है किसी एक एक्सिस के चारों ओर, जैसा कि परिभाषा में बताया कि कैसे किसी एक निश्चित बिंदु ये एक बिंदु है या एक्सिस है, इसके चारों ओर जब ये घूमना शुरू करता है तो उसको घुमाने के लिए जो बल लगाया जा रहा है उसी को हम कहते हैं बल आघूर्ण या टॉर्क। तो जब भी कोई पहिया चलता है तो वहां टॉर्क की बात आती है, जब गाड़ी चलती है तो वहां टॉर्क की बात आती है बेसिकली, है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बिंदु के चारों ओर घूमने में, वैसे अगर आप लीनियरी देखो
तो हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है सीधे सीधे तो हम उसे धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज पीछे से आगे की ओर बढ़ जाती है। यहां पे भी हम फोर्स लीनियर ही लगा रहे, रैखिक रूप में ही हम उस पर फोर्स लगा रहे, लेकिन जो घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन में, मतलब कि वो घूर्णन में उसके ऊपर आगे बढ़ रहा है वो, इसलिए हम उस बल को कहते हैं बल आघूर्ण, जो कि किसी चीज को एक बिंदु के सापेक्ष घुमाने के लिए यूज हो रहा होता है। यहां बताए बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण मतलब कि यहां पे अगर दो डाइपोल की हम बात करें, अगर डाइपोल रखे हैं तो डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क आएगा उसको थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। तो यहां हम देखेंगे बल का परिमाण प्रत्येक बल के परिमाण तथा बल युग्म की भुजा दो प्रति समांतर बलों के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसको अभी हम पढ़ ले, फिर अभी इसके बाद हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें बात अच्छे से समझ आ जाएगी। जहां पे F ये एक फॉर्मूला आप देख रहे हो टॉर्क का, इसको टाउ से यहां रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए इनके ऊपर एरो लगा हुआ है। तो F यहां होता है प्रत्येक बल का परिमाण, ठीक है, जो मान लो डाइपोल लगे हुए हैं, तो दोनों डाइपोल के जो दोनों चार्ज है, आवेश है, दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उनमें से किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस एक फोर्स को हम ले लेते हैं इसमें, और जो दोनों फोर्स लग रहे हैं तथा बल युग्म की भुजा बलों के बीच लंबवत दूरी, वो मैं अभी आपको डायग्राम में बताता हूं तो आपको उसमें समझ आएगा। तो ये R बेसिकली वो लंबवत दूरी है, और ये F है आपका फोर्स जो कि किसी एक चार्ज के ऊपर लग रहा है, तो इसको ही हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। कैसे, वो आप देखो यहां पे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण टॉर्क। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है। पहले आपने जो डाइपोल देखे थे हमने वो सीधे रखे हुए थे, ठीक है, वो वाला भी हमने केस देखा है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं जो डाइपोल हमारे एक एंगल पे है, ठीक है। आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो इस ओर है, आप देख सकते हो ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं है जो कि आगे की ओर आपको दिखाई दे रही है, और आपका डाइपोल रखा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पे है आपका नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो लग रही है, तो नेचुरली ये जो चार्ज है ये आगे की ओर, इस पे जो क्षेत्र रेखा है वो आगे की ओर फोर्स लगाएगी इसको आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको पीछे की ओर फोर्स लगाएगी, भले ही वो जा इस ओर रही है लेकिन उसकी अपोजिट दिशा में वो अपना फोर्स लगाएगी। तो ये जो चार्ज है वो इस ओर जाएगा और ये वाला चार्ज वो इस ओर जाएगा, ठीक है। तो नेचुरली यहाँ पे आप देखो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, इससे इसका जो एंगल है, इन दोनों के बीच जो एक डिस्टेंस है, बेसिकली ये जो बन रहा है यहाँ पे, इनका एंगल है थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थीटा। अब अगर बात आए जैसे हमें टॉर्क निकालना, अच्छा फोर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे फोर्स की जो परिभाषा है वो हमने इससे पहले के टॉपिक्स में देखी है। जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू ई, या फिर अगर हम E की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो खैर इसको हम हटाए थे, अभी हम डायरेक्टली यही देखते हैं। तो यहां है F इज इक्वल टू क्यू ई, तो आप यहां देख सकते हो क्यू ई। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो माइनस क्यू ई। दोनों ही फोर्स जो बल लग रहे हैं वो परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा को दिखाने के लिए इसमें प्लस और माइनस दिखाया गया है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो F इक्वल टू क्यू ई, ये प्लस क्यू के लिए, और दूसरा F1 और ये दूसरा F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस क्यू के लिए। अगर हम देखें अब दोनों ही फोर्स जो है वो परिमाण में बिल्कुल बराबर है, तो जो नेट फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम हमेशा यहां पे नोट करेंगे कि F नेट इक्वल टू 0, ये हमें यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है।
ठीक है। अब इसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि टॉर्क कैसे निकाला जाए। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हमने देखा, T इज इक्वल टू F इंटू R। तो मैं यहां लिख देता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां F क्या है? F किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं QE। और R क्या हो गया? अब R देखो आप, अब यहां R आप निकाल लो, इस डायग्राम में ध्यान से देखो में R क्या है? दोनों ही फोर्सेस के बीच की लंबवत दूरी को बोला गया है। लंबवत दूरी, अच्छा आप देखो इन दोनों के बीच में ये लंबवत दूरी तो नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं होगी दोनों के बीच की, तो वो कैसे निकलेगी? वो यहां से यहां। देखो ये हो गई, यहां से यहां तक ले लिया हमने और इसे यहां से यहां तक ले लिया, और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो थीटा है यहां, इनके बीच में जो एंगल बना है तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये यही थीटा यहां पे होगा, आपके मैथ्स का ये रूल है। यहां जो एंगल होगा करस्पॉन्डेंस एंगल, वो यहां पे भी आ जाएगा थीटा, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं अब यहाँ पे इसकी ये जो इस पॉइंट से यहां तक की जो L ये लंबाई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे निकाल लूं तो मैं इसे साइन थीटा की मदद से निकाल सकता हूं। आप जानते हो साइन थीटा क्या होगा इस केस में? साइन थीटा होगा आपका, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, इसको मान लीजिए आप L अपॉन D। ये D बेसिकली क्या है? इस D को आप D ना करके 2a से मेंशन करो, 2a, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी बात की है वो 2a में की है कि दोनों जो डाइपोल है उनके बीच की जो दूरी है हम 2a लेकर के चले, तो आप भी यहाँ 2a ही लो। तो यहाँ पे L अपॉन 2a हो जाएगा, तो उससे हमारा L निकल आएगा, L हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे L हो गया आपका 2a साइन थीटा। तो अब हम इसकी जो वैल्यू है वो इसमें रख देते हैं, QE इंटू आर। आर क्या हो जाएगा आपका? आर, हमने इसको यहाँ पे L ले लिया था, तो चलो आप इसको भी R ही ले लो, तो वो मैच हो जाएगा सारा। यहाँ पे हो जाएगा R, ये है R, तो यहाँ पे है आपका R इक्वल टू 2a साइन थीटा। सो यहां पे भी ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये यहां पे हो जाएगा, आप जानते हो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। इससे पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। Q इंटू 2a होता है आपका P। अगर आपको याद हो तो ये डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, Q इंटू 2a। आप पीछे के टॉपिक को जाके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ये हो गया आपका टॉर्क साइन थीटा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो गया P साइन थीटा। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस को यहां पे समझ लेते हैं। कंडीशन, अगर ये थीटा शून्य हो, थीटा शून्य का मतलब कि जो आपका अगर ये जो एंगल बन रहा है थीटा यहां पे, ये अगर शून्य हो जाए
तो शून्य हो जाए अगर ये थीटा, तो ये जो आपका डाइपोल है वो कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। अभी इस पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही थीटा शून्य होगा तो ये डाइपोल ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ऐसे होना, इसका मतलब अभी भी आप देखो इस कंडीशन में भी अगर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ये गुजर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे की ओर जाएगा, उस पर धक्का होगा, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है उस पर पीछे की ओर फोर्स पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अब मैं फोर्स की बात करूं या टॉर्क की बात करूं, तो टॉर्क क्या होगा यहाँ पे, पहले तो फोर्स की बात करें तो फोर्स तो जीरो ही है, ठीक है, नेट फोर्स जो होगा वो आपका जीरो ही होगा अगर थीटा जीरो है तो। यदि थीटा इज इक्वल टू जीरो तो आपका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी आपका हो जाएगा जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप इसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा साइन जीरो, वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। चाहो तो आप सॉल्व करके देख लो, टाउ इक्वल टू पी ई साइन जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, तो टाउ क्या हो गया आपका, जीरो। टाउ मीन्स आपका बल आघूर्ण हो गया है यहाँ जीरो, मैथमेटिकली भी। और अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में भी तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये ऐसे हो गया तो फिर बल आघूर्ण कहां से आएगा, क्योंकि फिर उस पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पड़ भी रही है तो वो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये बल आघूर्ण यहाँ पे शून्य है। फिर दूसरी कंडीशन, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री मतलब साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको जो बल आघूर्ण है वो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा मिलेगा। कैसे? आप इस डायग्राम में देखो, यहां पे अगर देखो ये जो डाइपोल है अगर ये सीधा हो जाए, तो अगर ये सीधा हो गया तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको पार करेगी, तो फ्लक्स भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में टॉर्क भी सबसे ज्यादा होगा, बहुत तेजी से ऐसे घूमेगा, 90 के इसमें ऐसे रहेगा ना ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, बहुत तेजी से होगा, तो उसमें टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। यदि, और अच्छा, नेट फोर्स जो है वो हमेशा ही जीरो रहेगा, वो तो जीरो ही है अभी भी। यदि थीटा आपका 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री मतलब समझ रहे हैं, 180 डिग्री का मतलब है कि ये सपोज ऐसे था, ये आप समझ लो जो इसकी ये जो पॉइंट है ये इसका प्लस चार्ज पॉजिटिव, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये व्हाइट वाला ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये ऐसे रहेगा तो इस पे 180 डिग्री का मतलब ये पूरा का पूरा घूम के ऐसे हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस ओर आ गया और नेगेटिव चार्ज इस ओर है। अब ये वाली कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से गुजर रही है वो सेम वही होगा। टॉर्क तो कितना हो जाएगा, शून्य, ठीक है, टॉर्क तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ही उसमें है। और इसके बाद फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स भी यहाँ पे शून्य ही होगा। इसलिए अब यहाँ देखो, थीटा अगर 180 है और 180 माना मैं साइन 180 भी रखूंगा, तो साइन 180 के हिसाब से भी यहाँ पे आपका जो टॉर्क है वो शून्य हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी टॉर्क आपका शून्य है और फोर्स, नेट फोर्स जो है वो भी आपका शून्य है। अब देखा जाए ये दोनों कंडीशन ही एक जैसी है, टॉर्क भी शून्य है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स भी शून्य है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक फर्क है। इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सपोज, ठीक है, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर मैं दबाने की कोशिश भी करूं तो वापस से वो अपनी स्थिति में आ जाता है, ठीक है।
मैं उसको कितना भी दबाने की कोशिश करूं वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। इसे हम कहेंगे स्थिर या स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ऐसी चीज जो कि एक बार जैसी सेट है, सपोज ये मान लो ये पेन है, ऐसे में किसी तरीके से इसको किसी फंसा के रखता हूं तो ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऐसे तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर मैं इसको धक्का दे दूं और ये नीचे गिर जाए तो ये वापस अपनी उस पोजीशन में नहीं आ पाएगा। वो ऐसे नीचे गिर गया तो अपने आप नहीं आएगा, इसे उठा के रखना पड़ेगा। तो मान लो अगर किसी भी चीज में मैं फंसा दूं, सपोज यहाँ पे कुछ भी नमक ही रख दूं मैं, या कुछ ऐसा डब्बा रखूं जिसमें इसको मैं हल्का सा फंसा दूं, और उसमें फंसा करके अगर मैं इसको धक्का मारूं तो ये गिर जाएगा, लेकिन वापस उसी स्थिति में नहीं आएगा। इसलिए इसको कहेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि वो जिस स्थिति में था, अगर मैं उसकी स्थिति को चेंज भी करूं तो वापस वो उसी स्थिति में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों कंडीशन में फर्क है। इसमें यहां पे ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका स्टेबल है, और ये वाला होगा आपका अनस्टेबल। ये नो इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। मैं यहां लिख दे रहा हूं नो इक्विलिब्रियम। तो ये यहां पे हमने देखा टॉर्क को डाइपोल माना, आपके द्विध्रुव की स्थिति में बल आघूर्ण क्या होता है, कैसे होता है, और उसकी 3 कंडीशंस को भी हमने यहां पे देखा कि अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा मैंने पहले ही बताया था डाइपोल की जो स्थिति है उसके और आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है उसके बीच के एंगल को। यहां पे फिर से मैं एरिया वेक्टर बता देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। एरिया वेक्टर क्या है, अभी तक तो हमने एरिया वेक्टर नहीं सुना था, लेकिन अभी से हमें एरिया वेक्टर सुनाई देगा। जब भी कोई सतह किसी क्षेत्र में स्थित होती है तो उसके क्षेत्रफल को सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम एक क्षेत्रफल सदिश का उपयोग करते हैं। ये सदिश उस सतह के लंबवत दिशा में होता है और उसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यदि सतह एक समान है तो क्षेत्रफल सदिश को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, और ये जो एन वेक्टर है ये सदिश को दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि मान लो ये एक सतह है, ठीक है, ये एक बॉडी है, प्लेन है, थिन है, पतली है। अब मान लो इसके में सदिश, इसके एरिया वेक्टर की बात करूं कि एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, तो एरिया वेक्टर इसका होगा इसके लंबवत, ये इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। या फिर इसको कई जगह पे आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे एन कैप करके दिखाएंगे, मतलब वो दिखा रहा है कि एरिया वेक्टर को उसकी मदद से दिखाया जा रहा है। तो ये एरिया वेक्टर, अगर कोई बॉडी ऐसी है, कोई बंद इस तरीके का शेप है, तो उसका छोटा सा एरिया अगर आप निकालो, सपोज ये छोटा सा एरिया है, तो इसके भी जो लंबवत, ये इसका एन वेक्टर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर होगा, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे छोटे 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 अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को अगर किसी बॉडी के हम सतह की इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसके लंबवत डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा एरिया वेक्टर होता है। इसको हमें ध्यान रखना है ये, क्योंकि आगे के इसमें हमें काम में आने वाला है। इसके बाद अब हम समझेंगे गॉस लॉ के बारे में कि गॉस का नियम क्या है, और इसकी मदद से हम विद्युत क्षेत्र को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं हम कि आखिर गॉस के नियम क्या है। जैसे इसमें लिखा है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से होकर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश और कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल, ये आप इसमें थोड़ा ऐड कर लेना। गॉस का नियम कि किसी बंद सतह से होकर निकलने वाला कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर स्थित आवेश के और 1/ε0 के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। ये इसका नियम है। इसका मतलब
जो आपका फाई ई है, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपके चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर। ये गॉस का नियम है। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला है उसकी मदद से हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। देखते हैं इसे। सपोज मान लीजिए हम एक थिन स्फीयर ले लेते हैं। इस स्फीयर की ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसे हम r ले लेते हैं, इसके सतह से इसकी दूरी, और इसके ऊपर आवेश है प्लस q। तो अभी हम इस पे मान लेते हैं यहां पे कि फ्लक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डी एस कॉस थीटा। जो पूर्ण फ्लक्स है, किसी भी बॉडी का पूर्ण फ्लक्स, आप ये मान लो कि यहां पे ये एक छोटा सा हम इसका पार्ट ले लेते हैं, ये ds है आपका, और ये आपका ds, और इससे, इस चार्ज से यहां पे इसके लंबवत इस ds का एरिया वेक्टर भी होगा। इसका जो ds का एरिया वेक्टर है वो भी इस ओर ही है। और अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट से यहां की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो भी इस ओर ही है। मतलब आपका एरिया वेक्टर हमने देखा था पहले कि किसी भी क्षेत्र के लंबवत वो होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में लंबवत, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि स्फीयर है तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और लंबवत होगी, तो वो एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। तो ई और ए के बीच जो थीटा है वो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, ds का मतलब ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसका एरिया। खैर अभी हम देख लेते पहले, ई ds कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, थीटा यहां पे हो जाएगा आपका 0, तो कॉस 0 हो जाएगा आपका 1। ई की जगह मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये पीछे के चैप्टर में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक चार्ज q है आपका। यहां पे ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब इस पूरे क्षेत्र का जो एरिया है वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। आर इस चार्ज से यहां तक की दूरी, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स। तो आपने देखा कि हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, और फिर हमने देखा स्फीयर की जो रेडियस है, मतलब उसकी जो सरफेस है, वहां पे हमने देखने की कोशिश की इलेक्ट्रिक फील्ड को, वहां पे हमने एरिया वेक्टर देखा, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र हमने अज्यूम किया ds, और वहां पे एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में थी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस थी r। तो ये हमें फ्लक्स यहाँ पे मिल गया। गॉस थ्योरम का जो प्रूफ था वो हमने यहाँ पे देखा। गॉस नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गॉस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, चाहे उसकी आकृति व आकार कुछ भी हो। ठीक है, जो नियम हमने देखा कि जो फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये किसी भी तरीके की बॉडी के लिए ये सत्य है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फ्लक्स इसके बराबर होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर यहां बताया समीकरण के दाएं पक्ष में पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेशों का योग सम्मिलित होता है इसमें। यदि कुछ आवेश पृष्ठ के भीतर व कुछ बाहर हो तब भी विद्युत फ्लक्स कुल क्षेत्र से संबंधित होता है, पर समीकरण में केवल भीतर के कुल आवेश ही आते हैं। जो हम समीकरण लिखेंगे उसमें अंदर के आवेश ही उसमें कंसिडर किए जाएंगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ,
या गॉस नियम के अनुप्रयोग। हम इसमें थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखेंगे गॉस नियम के अंतर्गत। तो गॉस के नियम को समझने के साथ हमें गॉस पृष्ठ को भी समझना जरूरी है कि गॉसीय पृष्ठ क्या होता है। ये शब्द बार बार उसमें आएगा। यहाँ पे जो अनुप्रयोग है उसमें पहला जो हम देख रहे हैं वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसके कारण? एक अनंत लंबाई की एक क्षण का है, एक सीधा तार का है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक सीधा तार है जो अनंत लंबाई का है और उसके ऊपर ये चार्ज है, आवेशित है ये पूरा का पूरा। अब हमें उसके कारण किसी एक बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, विद्युत क्षेत्र को हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक हो, अभी इस सिलेंडर को आप अज्यूम मत करो, आप सोचो कि यहाँ एक क्षण है, सॉरी एक तार है लंबा और उस तार से आर दूरी पे आप ये चीज देखो, ये जो पूरा आवेश है इसके ऊपर, इस तार के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। ठीक है, माना विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर होगी? बाहर की ओर, बाहर साइड। ठीक है, तो ऊपर नहीं होगी, नीचे नहीं होगी, बाहर की ओर होगी। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु है P और उस पे हमें इस तार के द्वारा जो आवेश माना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र को हमें निकालना है इस P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बोला बाहर की ओर है। ठीक है, ये पॉइंट यहां से R दूरी पर है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है हमने एक, अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो ऐसे तो यहां कोई बॉडी नहीं है, कोई सतह नहीं है फिजिकली, लेकिन हम गॉस नियम को लगाने के लिए यहाँ पे एक गॉसीय पृष्ठ को अज्यूम करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर को अज्यूम कर लिया कि एक सिलेंडर यहाँ पे है। आप देख सकते हो एक सिलेंडर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। सिलेंडर जैसे होता है एक ड्रम के जैसे, तो ये दो उसके सर्कल हो जाएंगे आखिरी वाले भाग। ठीक है, और ये इसका एक ऐसा वाला पोर्शन जो सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, इस तरीके का एक सर्कल, और ये दो जो है ये पतले वाले। ठीक है, जो ऊपर और नीचे में आपको दिख रहे हैं ये, और ये वाले तो थिन है और ये वाला जो है सिलिंड्रिकल ये इस तरीके से है। तो अगर आप देखोगे तो अब तीन सतह दिखाई दे रही है आपको। ये गॉसीय पृष्ठ हम सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए गॉस नियम में इस तरीके की चीजों को अज्यूम करते हैं ताकि आसानी से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सके। तो यहां आप देख रहे हो ये एक लंबवत, इसके ऊपर आवेश है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो पूरा तार है, इस तार के ऊपर रेखीय घनत्व कितना है चार्ज का, रेखीय आवेश घनत्व। यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, क्योंकि यहां पे लेंथ की बात होगी, एरिया की बात नहीं होगी, क्योंकि एक लंबा तार है तो यहाँ पे लेंथ की बात होगी। तो लेंथ, इस पे जो रेखीय आवेश घनत्व है, आवेशों का जो डेंसिटी घनत्व है, उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। लेमडा, लेमडा यहां रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रेखीय आवेश घनत्व को। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व हम कैसे निकालेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये L मान लो। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उससे आपका क्या निकल आएगा? लेमडा, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां आप देखो तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। ये L है लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू लेमडा L, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, अभी हम जो गॉस का नियम है उससे हम इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है P, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज ध्यान से देखो यहां पे फिर से, ये जो L है, ठीक है, इसका अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर अगर आप देखोगे तो किस ओर होगा, वो इस ओर होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो भी इस ओर है। ये जो ड्रम है आपका, ये ड्रम की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले पोर्शन की, मैं इन दोनों सतहों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो लास्ट के सर्कल है, मैं इस ड्रम की बात कर रहा हूं। इस ड्रम की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर आएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर है। तो दोनों के बीच यहां जो एरिया वेक्टर आ रहा है आपका, एरिया वेक्टर मैं उसको एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एस। तो ये आपका जो एरिया वेक्टर आ रहा है यहां पे, ये आ रहा है आपका इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वो भी इसी डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो थीटा है वो है 0। देखो आप, अगर मैं इस सतह की बात करूं, ठीक है, ये जो सर्कल है, ये सिंपल एक सर्कल है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा यहां मान लो, तो वो भी किस ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लंबवत। ये सर्कल है, इसके लंबवत ये होगा आपका एरिया वेक्टर, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस ओर है, उसकी डायरेक्शन इस ओर है। तो इन दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये आपका E है, ये आपका S है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। सेम नीचे की बात करें, अगर हम इस सर्कल की बात करें, थिन वाला नीचे का एरिया, तो इसका भी एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, वो होगा आपका इस ओर, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो इस ओर है ही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया आपका E। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अभी जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो उसमें हम इन तीनों ही, जो हमने 3 पार्ट कर दिए, ये 2 नीचे के सर्कल, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, और ये सिलिंड्रिकल ड्रम, इन तीनों को ही जोड़ करके हम फाइनली अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब हम फ्लक्स के फॉर्मूले से हम करते हैं, हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ के कारण। तो फाई को हम और भी लिख सकते हैं, कैसे, टोटल फ्लक्स जो होगा E ds cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि ds अब यहां पे हमारे पास 3 है, ठीक है, ये इसको हम ds ही कर देते हैं, ये सब ds वेक्टर हो गया आपका, ये ds, ये भी ds और ये भी ds, इसको भी ds ही कर लो। तो ये तीनों ही 3 हम देख रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं S1, इसको दे देते हैं S2, और ये दे देते हैं हम S3, ठीक है। 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप देखते चलो, यहां पे हम 3 पार्ट में इसको कर देते हैं। एक होगा आपका E ds1 cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा प्लस E ds3 cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम तीनों ही एरिया को देखते चलेंगे यहां पे। तो सबसे पहले देखो आप E ds1 cos थीटा, तो E ds1 cos थीटा, यहां पे आप देखो E ds1 cos थीटा, तो यहां पे दोनों के बीच एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। यहां पे भी 90 डिग्री का, यहां पे 0 का बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ये एक
सर्कल हो गया, ये भी एक सर्कल, ये सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, वो जनरली होता है 2πRH। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, पहले वाले का cos थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ई ds, तो ठीक है ds1 ऐसे ही रहने दो, cos थीटा cos 90 प्लस ई ds2, ये ई ds2 आपका नीचे वाला सर्कल, उसमें भी एंगल क्या हो रहा है cos 90, और अगर हम तीसरे की बात करें तो ये है ई ds3 cos 0 इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब ये cos 90 वाले तो जीरो हो जाएंगे, cos 90 0, cos 0 इज 1, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली 0 0 कर दे रहे हैं। यहां की बात होती है तीसरी वाली, ई ds cos 0 इट मींस 1 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहां देखें तो E को हम बाहर निकाल लेते हैं, ds क्या हो जाएगा, ये ds3, याद रखो ये जो ds3 है ये आपके सिलेंडर का एरिया है, ये वाला। ठीक है, और वो होता है जनरली 2πRH। तो H तो यहां नहीं है, हम H की जगह L लेंगे, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, पूरा एरिया 2πRL। L यहां पे जो हमने उसकी लेंथ ली थी। Q की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाला था Q इज इक्वल टू लेमडा L, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये L से L कट जाएगा, तो फाइनली जो आपका विद्युत क्षेत्र आएगा वो आ गया लेमडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उस P पॉइंट के ऊपर। इस P पॉइंट के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो हमने निकाल लिया है। किस स्थिति में, जब एक लंबा तार हो जो आवेशित हो। हमने यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ सिलेंडर को अज्यूम किया और फिर उसके बाद में हमने इस तरीके से निकाला। तो हमने देखा एरिया वेक्टर को ध्यान से हमने समझा। ये दोनों सर्कल्स को अलग लिया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ये तीनों के एरिया वेक्टर अलग अलग दिशा में है, तो क्षेत्रफल सदिश है और ये हमेशा लंबवत होते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखो यहाँ लंबवत लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटसाइड होती है, इसलिए हमने बाहर ली। सिलेंडर के केस में एरिया वेक्टर सिलेंडर का और साथ में इसका दोनों का ही सेम था, इसलिए वहां पे थीटा 0 हो गया, है ना। अब यहां पे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, समतल चादर, अ फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो मैं यहां डायग्राम बना लेता हूं, यहां बना नहीं है, यहां एक डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक सिलेंडर भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर हमने ले लिया, अभी आप देखिए सर, ये एक समतल पृष्ठ है, इसको इग्नोर करें।
ये एक समतल पृष्ठ है जो आवेशित है, इसमें बोला है ना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, तो बहुत बड़ा है ये सब आवेशित है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये समतल पृष्ठ है, और जैसे हमने इससे पहले एक अनंत लंबाई का तार लिया था और उसके ऊपर वो आवेशित था, फिर हमने एक गॉसीय पृष्ठ को अज्यूम किया कि उसके चारों ओर एक सिलिंड्रिकल शेप में गॉसीय पृष्ठ है, तो यहाँ पे भी हम एक सिलेंडर को अज्यूम कर लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी चादर है, तो इसके अंदर हम एक अज्यूम करते हैं कि एक सिलेंडर है। ठीक है, फिर से वो एक गॉसीय पृष्ठ, आप चाहो तो कुछ और शेप भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ सिलेंडर लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने सिलेंडर ही लिया था। तो मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, अब ये आवेशित आपकी चादर है अनंत, और इसके ऊपर जितना सारा चार्ज बराबर से फिक्स है, फैला हुआ है। अब अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे इस पूरे चार्ज का ये जो आपका एरिया है, इस पे जो पूरा चार्ज है, हम उसको मानते हैं यहाँ पे जो घनत्व है, वो घनत्व को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा यहाँ पे आपका आवेशीय घनत्व होगा। यहाँ पे ये आवेश घनत्व है, और अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं फॉर्मूला से तो ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां हम एरिया ले रहे हैं, ठीक है, इस पूरी चादर का हम एरिया ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाले में हमने लंबाई ली थी क्योंकि वो एक लेंथ के इसमें था। फिर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो फिर से ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, और सेम जैसे इससे पहले हमने किया था गॉस के नियम से, हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स को हम यहां पे फिर से इसको हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा बराबर से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इससे पहले हम देखें यहाँ पे, अब ध्यान से फिर से इसमें ये चीज देखनी है हमें जो हमने पहले देखी थी, ये जो पूरी चादर है, ठीक है, ये ऐसी खड़ी है, ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, तो ध्यान रखो आप, वो दिशा होगी इसकी इस ओर, बाहर की दिशा में। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा खड़ा है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, वो लंबवत दिशा में आगे निकलेंगे। इसका एरिया वेक्टर अगर हम बात करें, अभी तो हमने यहाँ सिलेंडर को लिया है तो हम सिलेंडर के इसमें बात करेंगे, तो सिलेंडर जैसे हमने लिया है, तो यहां आप देखो इस सिलेंडर में यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है, और अंदर भी एक सर्कल के रूप में ही हम इस चादर को कट कर रहे हैं। तो अगर आप देखो यहां से इसका, इस वाले सर्कल का, इसका एरिया वेक्टर किस दिशा में होगा, इस दिशा में, ds1 नाम दे देते हैं हम इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस ओर है, वो भी इस ओर है। इस ओर में अगर हम बात करेंगे तो ये जो सर्कल है इसका किस दिशा में होगा, इसको हम ds2 नाम दे देते हैं, ये भी इसकी लंबवत दिशा में रहेगा। और यहां पे ये जो सिलेंडर की अगर हम बात करें, अब यहां पे सिलेंडर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो एक कट रहा है, एक सर्कल के रूप में यहां से कट हो रहा है, लेकिन अगर इस पूरे सिलेंडर की हम बात करें, सिलेंडर का एरिया वेक्टर किस ओर है, वो है बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब हम मान ले वो मान लेते हैं हम बाहर की ओर, ये इसको ds3 दे देते हैं हम नाम, ये बाहर की ओर है, और जो फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन, तो हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो होगी सपोज इस ओर, तो ये 90 डिग्री। तो यहां पे ड्रम की जो है, अब ड्रम की जो बात करें, ये जो आपका सिलेंडर है उसकी जो डायरेक्शन है वो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है। ठीक है, तो अब अगर हम तीनों ही हिस्सों को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जैसा हम देख रहे थे यहाँ पे हमने तीनों के ही एरिया वेक्टर देख लिए कि उनकी विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 है, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 है ना। आप यहाँ पे भी अगर इसी पे कर लो तो भी आप समझ सकते हो कि ये ई है। ठीक है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल 0 है और यहाँ पे वो एंगल 90 डिग्री का है। तो अब तीनों ही हिस्से के लिए, क्योंकि ड्रम लेके चले ना, तो तीनों ही हिस्से के लिए हम अगर देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम रखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका E ds1 cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा प्लस E ds3 cos थीटा बराबर से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम इन तीनों जगह पे थीटा, आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो ds1 और ds2 है दोनों का एरिया सेम है और साथ ही साथ में दोनों की जो फील्ड की डायरेक्शन थीटा सब कुछ सेम है। तो मैं इन दो को एक साथ भी यहां पे लिख सकता हूं, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं थीटा, थीटा दोनों में हो गया है 0 डिग्री, तो 0 0 मतलब ये हो गया आपका 2E ds1 दे दो चलो, cos थीटा, cos जो आपका थीटा था मतलब cos 90, सॉरी cos 0 वो हो गया आपका 1 प्लस E ds3, यहां पे cos थीटा क्या हो रहा है, यहां पे आपका जो cos थीटा हो रहा है वो हो जा रहा है cos 90, cos 90, यहां पे देखो 90, इसीलिए हम 90 मतलब cos 90 का मतलब हो गया 0 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिख दे रहे हैं। तो ये तो हो गया 0, हमारे पास बचा बस ये, तो यहां पे आप कर दोगे 2E ds1 ही मैं दे दे रहा हूं क्योंकि सेम ही है वो, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे आप देख लो ये 2E क्या हो जाएगा, E तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, ds1 ds1 आपका हो जाएगा यहां पे पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका यहां पे पाई आर स्क्वायर उस सर्कल का, उसका एरिया पृष्ठ का, और Q की जगह हम लिख देंगे यहां पे, हमने पहले भी निकाला था Q, यहां Q इक्वल टू सिग्मा ए लिखा था, तो हम यहाँ पे Q इंटू Q की जगह सिग्मा ए कर देंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो A है, A एरिया जो है ये भी आपके अंदर के सर्कल का ही है, क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे ये देखोगे ना, ये अभी हम एरिया की बात कर रहे थे इन दोनों की, वो जो एरिया है ना, वो आपके पृष्ठ का एरिया है, पृष्ठ का, लेकिन किस हिस्से का, अगर आप अंदर में देखोगे तो ये चादर तो अनंत है लेकिन पतली भी है, थिन है, तो ये ड्रम उसको कट जहां कर रहा है तो वहां भी एक सर्कल ही बन रहा है, वहां भी एक सर्कल ही बन रहा है, तो वहां पे उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मैं ए की जगह लिख दूंगा 2E पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, ए की जगह लिख दूंगा मैं पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया आपके पास E इक्वल टू सिग्मा
अपॉन 2E सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। और आप इसमें अगर आप देखो तो इसमें आर नहीं आ रहा है, इससे पहले वाले में आर आ रहा था। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही वो आपकी कांस्टेंट जैसे आ रही, माना आर से उसका संबंध नहीं है। ये जो आर है, ठीक है, जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट के ऊपर, है ना, हम मान के चल रहे थे कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट सपोज, तो इस पी पॉइंट पे हम उसकी देख रहे थे कि आखिर कितना उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पी पॉइंट पे। तो वो जो डिस्टेंस थी आर, वो यहां नहीं आ रही। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अभी इसके बाद में ये एक और है जिसमें हम ये देखेंगे कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दो चीज है, एक पतला ये गोलीय खोल का, माना चार्ज स्फेरिकल शेल है, ये आप देखोगे इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज है, ये पूरा चार्ज है इसके ऊपर में, यहां पे ये सब चार्ज है, पूरा चार्ज है ये चार्ज है। और इसकी जो रेडियस है, ये जो पॉइंट है, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक, इस O से लेकर के यहां तक जो है वो है R, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया। और यहां से लेके बाहर तक, ये बाहर आपको डैश डैश में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो डैश डैश में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है गॉसियन सरफेस। इससे पहले हमने सिलिंड्रिकल शेप लिया था, लेकिन यहाँ एक स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए हम जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो भी एक स्फीयर, पतले स्फीयर के रूप में ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो उसको यहाँ डैश डैश से अज्यूम किया है, क्योंकि हमें इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पी पॉइंट आपको दिख रहा है, हमें उसके ऊपर इसके कारण पड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आवेशित बॉडी है, ये जो एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल है, ठीक है, इसके कारण इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो एक चीज आप देखो, ये जितनी बड़ी बड़ी हमने बॉडी देखी, तो उससे जो वो पॉइंट है ना, जैसे अगर हमने जो पहले एक तार देखा, तो तार से भी वो पॉइंट बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है, ठीक है। ऐसे ही समतल पृष्ठ, वो भी अनंत बहुत बड़ा एक सतह है, और उससे वो जो पॉइंट है वो बहुत पास में ही है, लेकिन वो हम डायग्राम में उसे बड़ा देखते हैं, लेकिन वो काफी पास होते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण इस पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो आप देखो कि इससे, इस पॉइंट से यहां तक की जो रेडियस वो r, और यहां तक की उसकी डिस्टेंस है स्मॉल r से रिप्रेजेंट की है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। अब अगर हम इसमें एरिया वेक्टर की बात करें, तो एरिया वेक्टर तो लंबवती जाता है, ठीक है। अगर हम इसका छोटा सा यहाँ पे आप मान लो, अगर इसका हम छोटा सा एरिया माने, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ds। और अगर हम इसकी बात करें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, तो ये गोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इससे कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो वो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे जो E होगा वो भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, माना दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो ये वाली चीज को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा घनत्व है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। A इस पूरे जो आपका ये गोला है इसका पूरा एरिया। तो Q को हम कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सिग्मा A। अब अगर हम फिर से गॉस लॉ को लगाएं, तो अगर हम इससे देखें यहां पे, तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका E
ds cos थीटा पूरा का पूरा, और ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम e को इधर कर ले तो cos थीटा, थीटा कितना है मैंने पहले ही बताया, थीटा जो है इन दोनों के बीच में जीरो बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जीरो है क्योंकि एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो ds cos थीटा हो जाएगा आपका शून्य, तो cos थीटा शून्य, इसका मतलब, चलो मैं थोड़ा फिर से यहाँ डिटेल में लिख देता हूं, cos थीटा cos 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां अगर आप देखोगे e cos 0 हो गया 1, ds पूरे के पूरे इसका जो एरिया है वो आप देखोगे पूरा का पूरा जो स्फीयर का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये गॉसियन पृष्ठ का 4 पाई आर, कौन सा, 2 आर है यहाँ पे, गॉसियन पृष्ठ वाला आर छोटा आर है, बड़ा आर जो दिखाया है वो आपके इस स्फीयर का है अंदर वाले, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू की जगह आप कर दोगे सिग्मा ए, क्यू की जगह हो गया आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह क्या लिख दोगे आप, ए की जगह भी आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो इसका है, वो जो एरिया है वो आपके इस गोले का है, गॉसियन का अलग है, गॉसियन का तो कैपिटल आर आपने, स्मॉल आर आपने मेंशन किया है, छोटे वाले गोले का होगा कैपिटल आर के साथ। तो वो एरिया यहां पे हम लिख देंगे, इसको लिखो यहां पे E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर से सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी स्फीयर के, हमने दो पार्ट में कर रहे इसे, कोई स्फीयर लिया है तो खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसके बाहर हम विद्युत क्षेत्र को निकाल रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस को हमने अज्यूम किया कि उस पे एक पॉइंट P है और हमें उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र निकालना है इस गोले के कारण। तो हमने देखा था कि दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं हो रहा था, थीटा वॉज 0 डिग्री। और इस टाइम फिर हमने इसके बाद में ये फॉर्मूला लगाया घनत्व का, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, और यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया ds cos थीटा 0 था, यहाँ पे जो ds था मतलब पूरा इंटीग्रेशन ऑफ ds, उस पूरे इसका एरिया क्षेत्रफल वो था 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पे लिखा, a एरिया उसका था जो गोला था हमारा जिसके थ्रू हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, तो वो हमने निकाला, तो यहाँ पे हमें आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर मिल गया। अगर मान लो हमें इसकी सतह पर निकालना है, हमें इस पॉइंट पे नहीं निकालना है, हमें इसकी सतह पर, सपोज ये पॉइंट है P और इसकी सतह पे हमें निकालना है, इसकी जो सतह है यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी तो हमने सतह के बाहर देखी, तो अभी तो गॉसियन पृष्ठ हमें अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, इसी के ऊपर निकालना है। तो इस कंडीशन में अगर मैं उस फॉर्मूला में ही पुट करूं तो आप देखो अब यहाँ R और R दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों कट हो जाएंगे। तो देखो मैं यहां पे इसको कर देता हूं, इफ यदि गोले की
सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या करेंगे इसी फॉर्मूला में, तो ये क्या हो जाएगा आर लगभग लगभग बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आर अपॉन आर हो जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला जब आपको उस गोले की सतह पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर निकालने को कहा जाए। लास्ट में खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र फील्ड इनसाइड द शेल, तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे गॉसियन सरफेस ली, देखो ये वही सर्कल है जहां पे चार्जेस लिए गए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये गॉसियन सरफेस है, और हमने इसके अंदर लिया है कि ये किसी पॉइंट पे, यहाँ पे इस सर्कल के अंदर, यहां से ये पॉइंट पीप के ऊपर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका कैपिटल आर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आप इसको रेडियस कहो, और इसको हमने छोटे आर से दर्शाया है। अगर ये कंडीशन होती है तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर है ना, इस तरीके से किसी बंद बॉडी के अंदर जो कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो खाली जगह है, ठीक है, जो खाली स्पेस है वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होती है। तो हम डायरेक्टली यहां बता सकते हैं कि फील्ड इनसाइड द शेल ई विल बी जीरो। किसी भी इस तरीके के स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो शून्य होती है, हम शून्य मान के यहाँ पे चलेंगे। तो ये इसको हमें ज्यादा कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आ जाता है कि इसके अंदर जो आप ये एक सेंटेंस लिख सकते हैं इसके अंदर, और उसके साथ में ये बता सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी भी शेल के अंदर वो शून्य होता है। ठीक है, तो ऐसे ये चीज हो गई। तो अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं हमने क्या क्या चीज देखी। हमने सबसे पहले फिर से एक बार हमने थोड़ा सा फ्लक्स को देखा था, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ में हमने ये देखा कि फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है, उसके डायमेंशन विमाएं क्या होती है ना, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक छोटे से हिस्से को ds मान लेते हैं हम, और अगर उसका इंटीग्रेशन कर दे तो ई डी एस कॉस थीटा, इससे हमें वो निकल आता है। बल आघूर्ण को देखा हमने, टॉर्क माना किसी भी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के आजू बाजू में, ठीक है, किसी बिंदु को हमने रखा है, उसके ऊपर कोई चीज को लगाया, अगर उसको घुमा रहे हैं तो उसको हम टॉर्क कहते हैं, जो फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो वो हमने देखा यहाँ पे, और फिर उसमें देखा कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो F इंटू आर, एफ फोर्स अप्लाइड ऑन वन चार्ज, ठीक है, और आर जो है वो लंबवत दूरी है दोनों के फोर्सेस के बीच की। फिर हमने इसमें देखा कि द्विध्रुव बल आघूर्ण किस तरीके से निकाला हमने, ये दोनों को हमने डायपोल लिया, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल पे रखा, और उसके बाद में हमने यहाँ पे फोर्सेस अज्यूम किए। ये Q इंटू ई है, ये F कैसे हो गया, ये Q इंटू ई है, ठीक है, F नहीं है QE है, शायद मिट गया। फिर दोनों का जो नेट फोर्स था वो 0 था। फिर यहाँ पे हमने टॉर्क निकाला Q इंटू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हमने देख लिया कैसे निकाला था, और फिर हमने इस तरीके से टॉर्क निकाल लिया, और तीनों की इक्विलिब्रियम कब होता है कब नहीं होता है, और कब ये अनस्टेबल है, वो तीनों चीजों को हमने इसमें देखा। फिर हमने देखा क्षेत्रफल सदिश, जिसके हम बार बार बात कर रहे थे, तो किसी भी एरिया के लंबवत में वो क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर निकलता है। ये हमने गॉस का नियम देखा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने देखा ईडीएस कॉस थीटा, है ना, तो यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया था, ठीक है, और स्फीयर के किसी पॉइंट पे हमने देखा था कि वहां पे कितना चार्ज, कितना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वो भी हमने निकाल ली थी।
गॉस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य वो हमने देखे। फिर हमने ये चीज निकाली पूरी, हमने आवेश के ऊपर भी देखा, और फिर हमने एक स्फीयर के ऊपर में भी देखा। माने ऐसे हमने पूरी चीजों को यहाँ पे कवर किया। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। विद्युत फ्लक्स हमें बताता है कि आखिर किसी सतह से कितनी फील्ड बह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बह रही है, और गॉस लॉ हमें ये सिखाता है कि आखिर उस फील्ड का उस चार्ज से रिश्ता क्या है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फ्यूकी एजुकेशन के इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।